Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Botany by Savita Pandey. Or in this video we will talk about inorganic chemistry syllabus plus important topics which will came in your exam. Okay, so most of the probability we will take. Okay, तो इसमें क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें क्या है थर्ड ईयर का है और ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है. अदर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई बंदा देख रहा है तो वो भी इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द सिलेबस जो होता है उसका कवर अप हो जाता है. ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी का ही है, ऐसा कुछ नहीं होता. बस हाफ ऑफ द सिलेबस जो होता है वो सिमिलर मैच आउट करता है, तो इसमें कोई भी वो नहीं करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसमें से भी आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएंगे. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो न्यू है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. मैं उस पे का पेपर जो है हाल फिलहाल में स्टार्ट होने वाले हैं थर्ड ईयर के, तो इसीलिए मैंने सोचा उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूँ. ठीक है, तो रिकमेंडेड वीडियो रहती है हमेशा केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे. ठीक है, तो ये जो 2 आवर्स का पेपर था वो 3 आवर्स का हो गया है. ठीक है, थर्ड ईयर का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पेपर फर्स्ट कहलाता है. सबसे मेन बात है कि पहला पेपर जो केमिस्ट्री का आपका होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा. उसके बाद सेकंड पेपर जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है. थर्ड पेपर जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट जो है हम वो देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का. ये क्या है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है. ओके, कितने का होता है? 3 आवर्स का पेपर होता है. ठीक है, 3 आवर्स. अब इसमें देखेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द, क्योंकि इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं. 8 यूनिट या 8 टॉपिक मान लो, और उस 8 टॉपिक के भी सब टॉपिक्स हैं, और इतने कम टाइम में ये सब करना इम्पॉसिबल है. तो मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है. तो उस चीज़ को कर लेना गाइस. वो यूनिट करके जाओगे तो तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन जो है वो पक्का तुम्हारे लगने वाले हैं, उसमें से ज़रूर निकल के आएंगे. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे बॉटनी बाय सविता पांडे में डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें. और इसमें और सिलेबस को लेके भी चलना, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आप कर रहे हैं क्वेश्चन तो वो ठीक है, लेकिन एक तरीके से. उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड थ्योरी और मेटल. तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे सबसे लास्ट में फोकस करना है. तो मैंने ऑर्गेनिक और जूलॉजी के ऊपर पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स पे वो बनाई है, वीडियो बनाई है. अगर जिसको जाके देखना है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है. ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना. अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कौन सी सबसे ज़्यादा यूनिट करनी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पहली यूनिट ही आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी से क्वेश्चन रिलेटेड बन के पक्का आता है. एक बार हमारा था, शायद मुझे उतना याद नहीं है, HI और HF समथिंग, इसके बीच में हमें हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस का पता लगाना था, या फिर हार्ड स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसे कुछ पता लगाना था. मुझे भी उतना याद नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप प्रीवियस कोचिंग पेपर में डाल के उसमें देख सकते हैं आप. उसमें HI एंड HF के बीच में हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस का कुछ कॉन्सेप्ट था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, आप एग्जांपल याद करके गए हैं. जैसे सपोज आपने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस होता क्या है, और उसमें सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, हार्ड एसिड्स क्या होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट हार्ड एसिड क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस क्या होता है. तो इन सब के बारे में पढ़ के जाते हो तो इसमें एग्जाम्पल्स भी पढ़ के जाया करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि एग्जाम्पल को पुटअप कर देता है क्वेश्चन के वहाँ पे, और आपसे उसका सोल्यूशन मांगता है, तो वो उल्टा कर देता है. ठीक है, तो इसलिए उसके एग्जाम्पल्स भी याद करके जाइए. एग्जाम्पल्स याद करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, प्लस आपके एक्स्ट्रा पढ़ने जो होते हैं वो कवर अप होते हैं. बिकॉज एक क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम 5 या 7 या 6 मार्क्स का होता है, और एक बड़ा क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो 30 मार्क्स का होता है. तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है. 5 पन्नों, मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 5 या 6 पन्ने तो लिख के आने ही चाहिए, और उसमें अच्छा खासा कंटेंट बन के आ जाता है. क्योंकि आपको पहले सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में बताएंगे, सॉफ्ट एसिड के बारे में, फिर हार्ड एसिड के बारे में बताएंगे, फिर सॉफ्ट बेस के बारे में बताएंगे, सॉफ्ट हार्ड बेस के बारे में बताएंगे, फिर सॉफ्ट एंड हार्ड बेस के बारे में बताएंगे. मतलब बहुत सारा कंटेंट हो जाता है तो उसमें लिखने के लिए. ठीक है, तो इसलिए उसमें कवर अप हो जाता है. और अगर किस तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस दें, अपनी कॉपी पे कैसे प्रेजेंटेशन रखें, उस चीज़ पे भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी आप सबके लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हम मतलब राइटिंग स्किल की वजह से हम कितने अच्छे मार्क्स जो है बीएससी में कवर अप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस थ्योरी. ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें क्या है, पहली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड हार्ड थ्योरी. इसमें जो है SHP पूछी जाती है. ठीक है, ये वाली, इसमें जो है, ठीक है, पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस, HSAB. ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस. ठीक है, पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है ये पूछा जा सकता है. एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ये पूछी जा सकती है. लिमिटेशन भी पूछी जा सकती हैं. और अगर आपके बारे में आपसे पूछा जाए कि पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस क्या है, या फिर HSAB क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें पियर्सन वाली हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के बारे में बता सकते हैं, प्लस एग्जाम्पल डाल सकते हैं, प्लस इसमें लिमिटेशंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं. ठीक है, और सिम्बायोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आया था हमारे पेपर में 2022 में जो पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसमें सिम्बायोसिस के जो है वो क्वेश्चन बन के आया था, व्हाट इज सिम्बायोसिस. ठीक है, सिम्बायोसिस आपको बॉटनी में भी मिलेगा, लेकिन सिम्बायोसिस इसमें भी मिलता है. सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि किसी दो चीज़ों का मिक्सर. जैसे कि हम
अब मुझे नहीं पता कि मैथ्स वालों कैसे समझेंगे, अगर पता होगा तो हम एक सिम्बायोसिस वर्ड यूज़ करते हैं बॉटनी के कॉन्सेप्ट से बताती हूँ कि एक एल्गी होती है और एक फंजाई होती है। वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, जबकि उन दोनों का नेचर लिविंग मतलब नेचर जो होता है वो अलग ही होता है, उन दोनों का हैबिटाट अलग होता है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन वो एक ऐसे हैं कि वो एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं तो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। वो एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं। जैसे एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फंजाई जो है उसको न्यूट्रिशन मतलब एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो एक तरीके से सिम्बायोसिस प्रोसेस चलती है, मतलब एक दूसरे की सहायता से चलता है। तो वैसे ही इसमें सिम्बायोसिस में अगर केमिस्ट्री में देखें तो इसमें भी ऐसी कुछ होता है कि एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स एक साथ रहते हैं, जबकि वो एलिमेंट उससे थोड़ा देगा, वो एलिमेंट उससे थोड़ा देगा, या फिर हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस का ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोसिस थ्योरी आप देख लेना। और HSP की पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस का लिमिटेशन प्लस इसके बारे में क्या होता है, और स्ट्रेंथिंग ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टनेस एसिड क्या है ये भी देख लेना। उसके बाद क्या है एप्लीकेशन ऑफ HSAB, जो एप्लीकेशन जो होती है HSAB की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ये पढ़ लेना। तो अब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी को जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये कवर हो जाती है। पहली यूनिट है, इसमें से तो कुछ नहीं छोड़ना है, सारे जो भी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है उसमें से हर एक टॉपिक जो है कवर आउट करना होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड है हमारा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये तो इंपॉर्टेंट है, पहले से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या हो गया। ठीक है, ये यूनिट भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहले से ही ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि हम चाहे 11th-12th में थे, चाहे 10th में थे, चाहे हम ग्रेजुएट लेवल पे आ गए, लेकिन ये VBT और CFT हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और ये जो है इंपॉर्टेंट रहती है। CFT थ्योरी पूछी जाती है, लिमिटेशन ऑफ VBT, और VBT क्या होती है पूछी जाती है, CFT पूछी जाती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद स्प्लिटिंग भी पूछी जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में स्प्लिटिंग कैसे होती है, जैसे S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में कैसे इसमें स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, कैसे स्पिन हो रही है इसमें, कैसे एक एंटी क्लॉक स्पिन होती है, एक कहते हैं क्लॉकवाइज स्पिन होती है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में जो होता है डिफरेंस होता है, जैसे इसमें होती है एक ऐसे क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो होती है इसको स्पिन बोलते हैं। तो ये S, P, D, F में जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2 आती हैं। ठीक है, मतलब 2 कहने का मतलब एक डब्बा होता है उसमें 2 स्पिन आती हैं, और जो हमारा P होता है उसमें हमारे 3 डब्बे होते हैं, उसमें 6 आती हैं, और जो हमारा D होता है उसमें 7 डब्बे होते हैं, उसमें हमारी 14 स्पिन्स आती हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड की, ये देखी जाती है। और इसमें एग्जांपल्स भी देख लेना, ताकि अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में बताओ किस तरीके से उसमें स्प्लिटिंग होती है, पहले उस तरीके को बताया, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हम बताएंगे कि उसमें एग्जांपल देके हम बताएंगे। उसके बाद है टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये जो है ये तो देख ही जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टोरेशन, तो इसमें क्या पूछ सकता है, जॉन टेलर डिस्टोरेशन क्या होता है, ये भी करके क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो ऐसा लगेगा कि पेपर जो है ना तुमने खुद बना रखा है अपना पेपर, क्योंकि वो क्वेश्चन दिखेंगे तुमको। वो क्वेश्चन जो तुम सिलेबस के अंदर सिलेबस देख लोगे तो आधे क्वेश्चन आपके वहीं से पेपर हो जाते हैं। सिलेबस के अंदर से नहीं देखते बच्चे, सिलेबस ही नहीं देखते, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं आते हुए भी नहीं आ पाते। ठीक है, तो जो टॉपिक बोल रहे हैं वो करके जाओ, ये आता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, तो मैं बता रही हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए बता रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो बता रही हूँ। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये देख लेना। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, और इसका कलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, हाई स्पिन में लो स्पिन में होता है तो उसमें कलर के चेंजेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तीसरी यूनिट, तो तीसरी यूनिट हम देखें, तीसरी यूनिट को छोड़ देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट मुझे जहाँ तक है इतनी लग नहीं रही है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, गॉइज और क्विक्स मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनसे आ जाते हैं। और अब आते हैं इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था हमारा बन के आया था DD ट्रांजिशन। ठीक है, DD ट्रांजिशन बताइए आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये क्या हो गया यार। ठीक है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखना है। DD ट्रांजिशन क्या होता है ये भी देखना है, और D1, D2, D4, D6 और D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ओरल एनर्जी कैसे फ्लो करती है, D1 में कैसे जाती है, D4 में कैसे जाती है, D6 में कैसे जाती है, D9 में कैसे जाती है। ठीक है, वो जो डायग्राम होता है एक पूरा ऐसे करके, पूरा एक ऐसे यार एक कलर का ना एक डायग्राम होता है ऐसे। ठीक है, एक डब्बा यहाँ होता है, एक डब्बा यहाँ होता है, एक डब्बा यहाँ होता है, 3 इसमें होता है, 3 इसमें होता है, 3 4 ऐसे ऐसे करके होता है। फिर पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ऐसे स्पिन वाला देखना है। ठीक है, तो वो स्पिन वाला देखना है।
कोई होता है ओरल ट्रांजिशन, एनर्जी लेवल फ्लो, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है कि कैसे एक एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे हो रही है, ठीक है। पहले जैसे क्या होता है, एक्साइटेड होता है, ग्राउंड फ्लोर में होता है, जैसे उसको एनर्जी मिलती है एक्साइट होता है, एक्साइट होकर हायर एनर्जी में चला जाता है, और जैसे उसकी एनर्जी हायर एनर्जी में जाने में यूज़ हो जाती है तो वो क्या होता है, नीचे को आ जाता है। तो जैसे ही एनर्जी लॉस होगी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में वापस आ जाएगा, जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से वो एनर्जी लेगा तो एक्साइटेड होकर ऊपर को चल जाएगा, ठीक है। ये देख लेना, इसमें ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल का देख लेना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, ये देख लेना। प्लस इसमें जो TiH2O होल का 6 जो है 3 पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स साइज में, कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बन रहा है ये देख के आना। ये 3 जो है ये टॉपिक जो है अभी फ़िलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दूसरी यूनिट्स में आते हैं। दूसरी यूनिट्स में सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस वाली इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आते हैं। मैं पहले बता रही हूँ। इसमें आपको इसमें क्लासिफिकेशन नहीं, इसमें आप देखना स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन फॉस्फाजीन, स्ट्रक्चर एंड नेचुरल बॉन्डिंग ऑफ ट्राइफॉस्फाजीन्स, ये आप देख के जाना, ठीक है। ओरिजिनल पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स होते क्या, अगर आ गया सिलिकॉन या फॉस्फाजीन या ट्राइफॉस्फाजीन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि आप सिलिकॉन के बारे में बताइए, ठीक है, या फिर फॉस्फाजीन्स के बारे में बताइए, ट्राइफॉस्फाजीन्स क्या होती हैं बताइए, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, आप पॉलीमर्स बताएंगे, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन बताएंगे। फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन्स क्या होते हैं और फॉस्फाजीन्स क्या होती हैं और ट्राइफॉस्फाजीन्स क्या होती हैं। सिलिकॉन से एक क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है। इस बार क्या पता फॉस्फाजीन या ट्राइफॉस्फाजीन या फिर सिलिकॉन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाए, तो इसको देख लेना, ठीक है। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स जो है एक टॉपिक से रिलेटेड बनाओ। जैसे सिलिकॉन्स क्या होता है, सिलिकॉन्स के बारे में पूरा लिख दिया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। थ्योरी लिखने से काम नहीं चलता है, उसमें आपको ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है। केमिस्ट्री में आप कहोगे केमिस्ट्री में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो आप जो भी सब्सटेंस अगर ले रहे हैं, जैसे सिलिकॉन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। प्लस उसमें आप उसकी स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे, उसको स्ट्रक्चर के बनाने के बाद आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें इतने बॉन्ड्स हैं, इसमें ये बॉन्ड है, इसमें ये बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसमें इतने सिलिकॉन्स हैं, इसमें इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें फिर उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, फिर उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कौन सा पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, किस टाइप का पॉलीमर है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, किस रिएक्शन में क्या डाल के इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस तरीके की जो है वो चीज़ें हमें लिखनी है, तब जाके एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स देता है अच्छे, ठीक है। ऐसे नहीं आ जाते मार्क्स कुछ भी लिख के आ जाओ, थोड़ा कंटेंट से लिखना पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजिकल और उसके बाद है मेरी जबान को पता नहीं क्या हो गया। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेगी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ी बायो होगी थोड़ी केमिस्ट्री होगी, क्योंकि इसमें क्या आ जाती है, जहाँ पे केमिस्ट्री आ जाती है, बायो में क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सोडियम पोटेशियम फलाना ढिमकाना चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को देखोगे तो साइड में नाइट्रोजन होती है, बीच में क्या हो जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है साइड से, समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ होता है। तो आयरन्स की होती है, ठीक है, Fe बना होता है, ठीक है, आयरन्स का होता है, तो उसमें फिर बीच में मैग्नीशियम जुड़ा रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर देखना है। ये आया भी था, ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, तभी मैं बता रही हूँ, कर लो भाई, टाइम है अभी। मेटल आयन एंड बायोलॉजिकल मेटल आयन्स आप पूछेंगे क्या है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात चल रही है भाई, इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। क्या ऑक्सीजन बाइंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, मेटा पॉलीफेरिन एंड स्पेशल रेफरेंस हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। इसमें क्या है, रोल्स ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजी, तो रोल्स जो होते हैं मेटल आयंस बायोलॉजी में, जो भी रोल्स बनने होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर जो भी मेटल आयंस जो भी है, ठीक है, उनका रोल क्या है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है आपको। सेकंड थिंग है टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी को जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एक आइडिया देना है स्ट्रक्चर का, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग अ मैकेनिज्म ऑफ मेटालोपोरफाइन विद स्पेशल एलिमेंट्स रेफरेंस टू द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हमें देखनी है किसके रिप्रेजेंट में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रिप्रेजेंट में। जैसे कि एक सिस्टम बताती हूँ, इन बायोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम अपनी नेजल कैविटी से या फिर नाक से सांस लेते हैं, सिंपल वे में बताती हूँ, नाक से ट्रैकिट्स होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जाती है सब उसमें पैकेट्स का, और ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई, इसमें और डिवीजन होता रहता है। उसके बाद वहाँ पे एक एल्वेलाई आता है जो कि छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके चारों तरफ जो होती है कैपिलरीज सराउंडेड रहती है, मतलब ब्लड वेसल सराउंडेड रहती है। अब उसमें क्या है, जो ऑक्सीजन आई है वो पास आउट हो जाएगी किससे पास आउट होगी, उस एल्वेलाई से पास आउट हो जाएगी। और उस एल्वेलाई से जब पास आउट हो जाएगी तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी ऑर्गन उससे ऑक्सीजन लेगा वो ऑक्सीजन तो ले लेगा, और साथ में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड देगा वो सीधे एल्वेलाई को दे देगा। तो इस चीज़ में जो ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन चलती है, इसमें क्या होता है, मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता देती हूँ एक बार हल्का फुल्का, ताकि कोई डाउट ना हो, ठीक है। पहले क्या है, ये नेजल कैविटी है, मान लो यार, इसमें बनाया भी नहीं जाता है,
कि ये सब डिवीज़न हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर और डिवीज़न हो गए जिसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होंगी वो बनी रहती है, उनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, ठीक है, एल्वेलाई बोलते हैं। अब इस एल्वेलाई में क्या होता है कि ऐसे कैपिलरीज होती हैं, सराउंडेड करी होती हैं इसको चारों तरफ से। कैपिलरी वही होती हैं जैसे ब्लड और ऑक्सीजन जो है हमारी नसें कहते हैं, जैसे नशा नहीं, नशा अलग चीज़ होता है। नसें जो होती हैं, नसें हिंदी में नसें कहते हैं, जो हमारी आर्टरी वेन्स वगैरह होती है वो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो वो जो है इस बॉल के चारों तरफ सराउंडेड रहती है, क्योंकि उस कैपिलरीज के अंदर ही क्या है, ऑक्सीजन और ब्लड से, मतलब हार्ट से आपका खून आएगा, ब्लड आएगा ना, तो उस कैपिलरीज के थ्रू आएगा, तो इस कैपिलरी से जुड़ी रहती है। अब इस कैपिलरी और इसके बीच में क्या होता है वो बताती है। तो ये एल्वेलाई है, ये क्या होगा, तो ये एल्वेलाई है, ठीक है। ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसका। यहाँ पे कैपिलरीज लगी हैं, इसके बाहर से लगी होती है, अंदर से नहीं होती है, बाहर से राउंडेड रहती है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, सॉरी CO2 आएगा, और इधर जाएगा O2। अब वो जाएगा कैसे, हवा तो हो जाएगी नहीं। अब उसमें क्या है, ब्लड है, ठीक है, और वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच रहेगी तभी तो इधर को जाएगी, और जब वो ब्लड से इधर पे रहेगी तभी तो जाएगी। तो इस तरीके के प्रोसेस जो है ये देखना है कि किस तरीके से बाइंडिंग होके वो चला जाता है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ऑक्सीजन किस तरीके से बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो या फिर मायोग्लोबिन के साथ हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है और मायोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर प्लस इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है, प्लस इसके मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको देखना है, बायोलॉजी के बिहाफ से थोड़ा बहुत देखना है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये देख लेना है। थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन कब तक रहता है, इसकी लाइफ स्पैन 120 डेज तक होती है, तो और लाइफ स्पैन देखना है, इसका केमिकल फॉर्मूला देखना है, प्लस इसमें इसका स्ट्रक्चर देखना है, प्लस इसके यूजेस देखना है, प्लस इसमें बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे मायोग्लोबिन का देखना है, फिर वैसे सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का कैसे जो है वो मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे आउटर कवरिंग है, इसमें क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है, सोडियम आप जानते होंगे Na+, K+, सोडियम पोटेशियम पंप हम देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सोडियम आयंस जो है अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो चलता है, ठीक है। वो सिस्टम देख लेना है, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का रोल देख लेना है, ठीक है। वट इज बायोकेमिस्ट्री में मैग्नीशियम और कैल्शियम की इंपॉर्टेंस देख के चल जाना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। उसके बाद आती है यूनिट, उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इसमें क्या है, नोमेनक्लेचर एंड मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, मेटल कार्बोक्सिल, इसमें EAN एन 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल्स आप देख लेना, EAN एंड इलेक्ट्रॉन रूल्स इसमें देख लेना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या होता है, जैसे नोबल गैसेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स नहीं चलता, सेम वैसी वाला है, और EAN वाला है वही है, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ इथाइलिन कॉम्प्लेक्स एंड जीजर सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिलेटेड बन के आ सकता है। उसके बाद है मेटल कार्बन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, मोनोन्यूक्लियस कार्बोनिल नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं हमारी 5वीं, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काइनेटिक मेटल कंपाउंड, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सस्टेनेबल रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफेक्ट थ्योरीज ऑफ ट्रांसफेक्ट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसफेक्ट, ठीक है, ट्रांस और स्क्वायर प्लेनर इफेक्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 8 यूनिट्स। अब आप 8 यूनिट्स में से आपको देखनी है कि आपकी कौन कौन सी यूनिट्स, सॉरी 8 यूनिट्स तो हो गई, लेकिन एक यूनिट बच गई है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। वह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड। इसमें आप टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं ये देख के जाना। टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक गोइज एंड क्विक्स, मेथड ऑफ स्पिनिंग और फॉर्मूला किस तरीके से स्पिन फॉर्मूला होता है, इसमें स्पिनिंग कैसे चेंज होती है, ठीक है, वो देखनी है, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डाटा ऑफ 3 डायमेंशन कंपाउंड, और US एंड क्या होता है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन जो है इनमें से देख के जाना। अब मैं बताती हूँ इसमें से सबसे पहले यूनिट जो है वो आपको कौन सी करनी है। पहली यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट को फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी है, उसके बाद फोर्थ करनी है, फोर्थ के बाद ये तो फोर्थ के बाद आपको करनी है 8th ना 7th और 3rd 6th और 5th। मैं लिख देती हूँ आपके में। तो आपको सबसे पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट,
और उसके बाद कौन सी यूनिट थी, 4th यूनिट, फिर 8th यूनिट, फिर 7th यूनिट, फिर 3rd यूनिट, फिर 6th यूनिट, फिर 5th यूनिट। ठीक है, ये यूनिट्स करनी है किस तरीके से, 1 से लेकर 5 तक करनी है। पहले 1 यूनिट, फिर 2nd यूनिट, फिर 4th यूनिट, फिर 8th यूनिट, फिर 7th, फिर 3rd, फिर 6th और 5th। ठीक है, और जब ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि समय कम है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th 8 टॉपिक्स भी तक के यूनिट्स देखे जाओगे, 8 या 7 तक के, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है वो आएंगे। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम पे देख रहे हैं या एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ ये रहती है कि आपको पता रहेगा कि कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो आप उस यूनिट को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। आप स्टार्टिंग से करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, सेकंड है, फिर 4th है, 3rd उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 4th है, तो आप 4th के ऊपर जाओगे, उसका 8th पे जाओगे, फिर 7th पे जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जाना है क्वेश्चंस के ऊपर, इस तरीके से यूनिट्स पे जाना है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। जो जो टॉपिक बोले उस पर एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर होने की संभावना रहती है, और हर एक यूनिट से 8 यूनिट है, 8 यूनिट से आपके 8 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, आपको पता है अगर फर्स्ट यूनिट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस है, तो आपको पता है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड होते क्या है, आपको इतना पता है, आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मटेरियल है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड से रिलेटेड अगर HIHF का फॉर्मूला आ गया, आपको नहीं पता उसमें कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, लेकिन पता है, इतना पता है कि पढ़ा था कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड होते क्या है करके, तो उसमें आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी लिख के आ सकते हैं। आप हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में भी लिख के आ सकते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देगा। लेकिन आपने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड का क्वेश्चन पूछा गया है और आपने उसमें स्पिन का फॉर्मूला, मतलब स्पिन वाली स्पिनिंग डाली, ऑक्टाहेड्रल स्पिनिंग डाली, टेट्राहेड्रल स्पिनिंग डाली, तो वो क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा, वो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देगा, 0 मार्क्स घुमा के दे देगा। तो अगर हार्ड एंड और सॉफ्ट एसिड का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी का आंसर देना है, उससे रिलेटेड ही आंसर देना है। उस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको पता है कि स्पिन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्पिनिंग के साथ आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है, इतना पता है कि स्पिन सिस्टम होता क्या है, आप उसके बारे में भी लिख के आ गए, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसको पता है, कि आप एक BSc लेवल में पढ़ रहे हैं, तो इस लेवल में थोड़ी मार्किंग जो होती है लीनियंट होती है। लेकिन आप MSc लेवल में जाते हैं तो उसमें मार्किंग थोड़ी टफ लेवल की जाती है, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स, प्लस इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा करने की कोशिश करना, प्लस इसमें रिएक्शंस याद करने की ज़्यादा कोशिश करना, और इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला जो नेम होता है, 6 ऐसे करके नाम याद करना, फिर उसका डायग्राम बनाना। ठीक है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना, प्लस उसको मतलब उसको केमिस्ट्री इज द सेंस ये है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं। ठीक है, DD ट्रांजिशन जा रहे हैं तो उसमें D ब्लॉक दिखा रहे हैं, D ब्लॉक में इतने होते हैं, एक D ब्लॉक में आपको पता ही है कि एक D1 D2 होता है, फिर D4 D5SP Y, एक DXY भी होता है, तो इस तरीके का आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिल जाएंगे नेट पे, और जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल लेना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उस तब तक के लिए इतना ही, और इतना पढ़ लोगे काफ़ी है। आपको तो सिलेबस का तो सभी इंपॉर्टेंट बता दिया नहीं, लेकिन मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पहली यूनिट, फिर 2nd, फिर 4th, फिर 8th, फिर 7th। आप क्या करोगे, पहले 1st करोगे, फिर 2nd करोगे, फिर 3rd भी कर दोगे, 5th 6th में भी लगे पड़े हैं, पता है नहीं है कि, और उतने में 7th और 8th तक तो पहुंचने का टाइम मिलेगा नहीं, आप छोड़ के चले जाओगे वो यूनिट, और जबकि उससे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे तो उसमें देखोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो मैंने बोली है ना, 1st, 2nd, 4th, 8th, 7th, तो इनमें से आपको क्वेश्चन उसमें दिखेंगे भी क्वेश्चन पेपर में। आपको यकीन नहीं आता तो देख लेना, और उसके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर मैंने तो लिए नहीं थे, मैंने कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लिया था, मैंने सिलेबस देखा था, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था मैंने वो पढ़ लिया था, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के चलोगे तो आएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं BSc 3rd ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाल देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हमें पता नहीं हमारी सिलेबस के अंदर क्या है, क्योंकि वो सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस चलता है, सेम सिलेबस नहीं चलता। कुमाऊं में अलग सिलेबस चलता है, तो अगर पंतनगर का होगा तो वो पंतनगर का अलग चलेगा, या फिर कोई दूसरे बोर्ड का होगा, या फिर कोई दूसरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से छोड़ के गढ़वाल यूनिवर्सिटी का होगा, या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का होगा, तो उसका जो है ओपन यूनिवर्सिटी का होगा, तो उसमें थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस करने को मिलेगा। तो उसमें क्या है, कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, कुछ चीज़ें कम दिखेंगी उसमें। ठीक है, जैसे हमारा सिलेबस है इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी, जैसे हमारे उसमें 8 यूनिट है तो किसी को उसमें 7 यूनिट्स होंगी, किसी को उसमें 9 यूनिट्स होंगी, तो हमारे उसमें 8 यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसके बाहर से नहीं पढ़ना है। तो यही गलती हम करते हैं, इसलिए पहले सिलेबस पता होगा, तो अगर हम सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद जाके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर यूट्यूब में चैनल में आप सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी टीचर्स, बेस्ट टीचर्स हैं, तो वो बता देते हैं कि ये टॉपिक है। लेकिन वो उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में होते ही नहीं है, और आप उसको पढ़ के चले जाते हो, फिर बोलते हो कि क्वेश्चन पेपर जो था वो ट्रिकी बन के आया था, और वो हमने जो पढ़ा था वो आया ही नहीं, और ये पता नहीं गलत पढ़ाते हैं, या फिर कुछ जो भी फलाना ढमकाना जो भी आप बोलते हो। ठीक है, वो चीज़ है। तो पहले सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट आपको सिलेबस पे रहना है। अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना है, और ज़्यादा कंटेंट लिखने का तरीका सिलेबस से ही पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पिन सिस्टम पढ़ना है, तो स्पिन में जितना भी आता है सब पढ़ लो, कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और कहते हैं में कैसे स्पिनिंग चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सब देख लो। ठीक है, ऑक्टा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, इनमें किस तरीके से उसमें वो चल रही है, स्पिनिंग चल रही है, सब देख लो। ठीक है, जितना भी इसमें आता है स्पिन सिस्टम से रिलेटेड, जितना भी कोई क्वेश्चन बन के आते हैं, हम उसके क्या कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में हम बना के भी लिख सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमको पता है कि कौन से यूनिट से आ रहा है, तो हम उसको क्वेश्चन तमीज़ से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बना सकते हैं, तो एग्जामिनर मार्क्स देता है।
ठीक है, पेज भरने से भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन पेज भरने में ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, कोई भी ताम तोपड़ा लिख के आ रहे हो, नहीं गाने नहीं लिखने हैं उसमें, गाने मत लिख के आना। अगर उससे रिलेटेड आपको टॉपिक पता नहीं चाहिए, बचपन से पढ़ते आए हो, पता नहीं है कि हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसी के बारे में लिखाओगे, लेकिन वो क्वेश्चन एसिड और बेस से रिलेटेड ही होना चाहिए। यानी कि पूछा गया स्पिन और आप डालो उसमें हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस, में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेपर इजी बन के आता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के अंदर से ही आएगा। आपका सिलेबस कुमाऊं यूनिवर्सिटी का यही है। अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा देखता है ये वीडियो, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप अपनी सिलेबस की वीडियो देखिए, आप सिलेबस निकालिए, उसको देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को देखिए। जो जो चीज़ें हैं उनको लेके चलिए, ठीक है, उनको इनमें से कवर कर लीजिए, जो इसमें नहीं है उसको स्किप करके जो आपके सिलेबस में उस चीज़ को देखना है। ठीक है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन है, लेकिन ये वीडियो जो है अगर कोई बच्चा बाद में देख रहा है या कुछ वैसे देख रहा है तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 के थर्ड ईयर में बच्चों के, तो उनके लिए वीडियोस मैंने बनाई है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों की, तो आप पहले सिलेबस देखो गाइस, बहुत इजी सिलेबस है, अच्छे से हो जाएगा अगर अभी से करोगे प्रिपरेशन। और एग्जाम से एक दिन पहले तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप यूनिट्स देख लोगे कि ये यूनिट में ये है, ये यूनिट में ये है, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है ऊपर भी देख के चल जाओगे, या स्पिनिंग सिस्टम क्या होता है वो देख के चल जाओगे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल कंटेंट्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कंटेंट्स क्या होते हैं ये देख के चल जाओगे, पॉलीमर्स क्या होता है ये देख के चल जाओगे, तो आपको पता है कि सिलेबस के अंदर से क्या क्या आएगा। आपको पता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से ऑक्सीजन इस बॉन्डिंग से रिलेशन बन रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन में सिलिकॉन से प्रिपेयर कर सकता हूँ, एक फॉस्फोरस से प्रिपेयर कर सकता है, पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन और फॉस्फोरस से प्रिपेयर कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशनल मेटल एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं वो पढ़ लेता हूँ, तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं ये पढ़ लेता हूँ। तो एग्जाम से पहले जो बच्चा देख रहा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लेना, ठीक है, ऊपर यूनिट्स भी देख लेता है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आते हैं तो आप कर सकते हो उसमें, तब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो, कर सकते हो। आपने कुछ भी नहीं देखा है, पता ही नहीं है सिलेबस के अंदर क्या है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपके लिए, ठीक है, फिर वो आपके लिए हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस की तरह काम करेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना गाइस, कमेंट ही नहीं कर देते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, इतनी मेहनत से अपना टाइम निकाल के मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाती हूँ। चलो कोई नहीं, कर दोगे एक दिन, पेपर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन अगर इससे रिलेटेड आए होंगे क्वेश्चंस या फिर जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उससे रिलेटेड कोई भी हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करना कि, या फिर जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर या कुछ है तो वो मेरे को बताना कि क्वेश्चंस आए थे नहीं आए थे, वो क्या चीज़ हुई थी। तो तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट्स या कुछ भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, और ऐसा मैं सोचना कि कौन बंदा क्या है क्या कहता है। बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, मन लगा के पढ़ो और फोड़ तोड़ के आ जाना क्वेश्चन पेपर को। ओके, अच्छा जाएगा पेपर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। बाय बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।